नमस्कार बच्चों। आज हम लोग इस चैप्टर में सॉलिड एंगल के बारे में देखने वाले हैं। सॉलिड एंगल की ज़रूरत इलेक्ट्रोस्टैट में, इंटेंसिटी फाइंड करने में और रेडिएशन में ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लेन एंगल के बारे में देखते हैं। ये एक लाइन दिया हुआ है सीधी। इस लाइन के कारण इस पॉइंट P पे हम लोग को एंगल कैलकुलेट करना है। तो D को P से मिला दो, C को P से मिला दो। इसके बाद प्लेन एंगल के डेफिनेशन में क्या करते हैं, पॉइंट P को सेंटर मानते हुए यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करो। पॉइंट P को सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो ये जो आर्क लेंथ आया, इस आर्क लेंथ को कहते हैं प्लेन एंगल। कैसे करना है, यहाँ पे इसको सेंटर मानते हुए यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो। इसके कारण जो आर्क लेंथ बनेगा यहाँ पर, उस आर्क लेंथ को कहते हैं हम लोग प्लेन एंगल। अब मान लो इस तरह से तुमको डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो प्लेन एंगल डिफाइन करेंगे। ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल पे आर्क लेंथ कितना होगा, तो मैक्सिमम आर्क लेंथ कितना पॉसिबल है, तो ये पूरा ही लेंथ हो जाए, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल है नहीं इसमें। तो ये पूरा लेंथ कितना है, तो 2 पाई आर, 2 पाई और आर कितना है 1, तो 2 पाई। मतलब प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 पाई। ये हो गया ना। यहाँ देखो, एक सर्किल यूनिट रेडियस का है, तो ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। मान लेते हैं ये प्लेन एंगल है थीटा। अब कोई दूसरा सर्कल ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं इसका रेडियस है a, और यहाँ ये जो लेंथ आर्क का बना, इसको मान लेते हैं L1। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं थीटा बाई 1 इक्वल टू L1 बाई a। इसी तरह से अगर कोई b रेडियस का कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ जो ये लेंथ आएगा आर्क का, ये मान लेते हैं L2, तो ये इक्वल आएगा L2 डिवाइडेड बाई b। ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया प्लेन एंगल में। अब सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं, इसको देखते हैं। नाउ मान लो एक प्लेन सरफेस हम लोग को इस तरह से दिया हुआ है। इसका एरिया है a और यहाँ पर कोई पॉइंट है P। अब क्या करते हैं कि इसके हर एक पॉइंट को इस पॉइंट P से मिला देते हैं। हर एक पॉइंट को मिला देते हैं। तो कुछ इस तरह का सरफेस बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा हम लोग को। तो अब क्या करते हैं, सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए इस पॉइंट P को सेंटर मानते हुए एक यूनिट रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करते हैं। प्लेन एंगल में सर्कल ड्रॉ किए थे और यहाँ पर यूनिट रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से यूनिट रेडियस का लिए और एक स्फीयर ऐसे ड्रॉ कर दिए। अब ये सारी लाइनें जो इस स्फीयर पे इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ पर एक अलग टाइप का कोई शेप बन जाएगा। ये सारी लाइनें यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ इस स्फीयर के इस सरफेस पे तुम्हें एक अलग टाइप का शेप दिखेगा, और वो भी एक सरफेस होगा। मतलब कि इसका भी अपना कोई एरिया होगा a डैश। तो इस एरिया को कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कब कहेंगे, जब ये रेडियस 1 यूनिट का होगा तब। तो स्फीयर पे इस एरिया के कारण जो
एरिया बनेगा उस एरिया को कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। ये सरफेस दिया हुआ है, इसके कारण यहाँ यूनिट रेडियस के स्फीयर पे जो एरिया बना है इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। अब इस स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर तो 1 है, और ये जो एरिया है इस स्फीयर का ही पार्ट है। तो ये मैक्सिमम किसी ऑब्जेक्ट के कारण सॉलिड एंगल कितना बन सकता है, तो ये जितना स्फीयर है उसका मैक्सिमम पूरा का पूरा एरिया। तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी एरिया बनना है वो इस स्फीयर पे बनना है। मैक्सिमम क्या होगा कि पूरे के पूरे स्फीयर पे ही एरिया बन जाए, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। और पूरे स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई। इसका यूनिट स्टेरेडियन, जैसे प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन, इसी तरह से इसका यूनिट स्टेरेडियन। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको याद रखना है। नाउ ये एरिया ए के कारण पॉइंट पी पे बनने वाला जो सॉलिड एंगल होगा उसको हम लोग इस एरिया से डिनोट करते हैं, जहां पर ये एरिया यूनिट स्फीयर का पे बना हुआ शैडो है। अब एक चीज समझो कि इसका शेप और इसका शेप कुछ अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि ये जो है कबूतर है, तो कबूतर का इस स्फीयर पे जो शेप बन सकता है वो जूता भी बन सकता है, यूनिट है, यूनिट रेडियस के स्फीयर पे। अब मान लो कि एक दूसरा स्फीयर है, उसका रेडियस ए है और इसका सेंटर भी पी है, तो इस कबूतर का इस स्फीयर पे जो शेप बनेगा वो भी जूता ही बनेगा, और वो बिल्कुल इसी के जैसा दिखेगा, बट इसका साइज तुमको बड़ा दिखेगा। इसी तरह से यहां पर अगर और कोई रेडियस बी पे स्फीयर है, तो यहां पर भी हमको एक जूता दिखेगा, लेकिन इसका साइज बड़ा होगा। तो अब इसमें इसका एरिया अगर मान लेते हैं A1 है, इसका एरिया मान लेते हैं A2 है, तो क्या रिलेशन होगा। अब देखो ये जो एरिया है वो एक स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसके लिए तो आर जो है 1 है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। देखो स्फीयर का टोटल एरिया जो होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसके कोई भी छोटे से पोर्शन पे जो भी एरिया बनेगा वो तुमको 4 पाई आर स्क्वायर बाई के हम लिख सकते हैं, बाई 2 बाई 3 बाई 4 बाई 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी आएगा वो एरिया वो तुम्हारा आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसलिए सॉलिड एंगल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया A1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू एरिया A2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। प्लेन एंगल जैसा ही है, प्लेन एंगल के केस में थीटा बाई 1 इक्वल टू L1 बाई R1 इक्वल टू L2 बाई R2 ऐसे लिखते हैं। इसमें यह अब इस से तुम देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी आया ये एरिया है, तो ये मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट कट गया और इसका हम लोग स्पेशल यूनिट रखते हैं स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल के बारे में समझ लिया। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे सॉलिड एंगल को। जैसे कोई इस टाइप का शेप दिया हुआ है और इसके कारण हमको सॉलिड एंगल किसी पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका इस सरफेस पे कोई भी छोटा सा एलिमेंट इस तरह से हम लोग कंसीडर कर लीजिए। अब इसके कारण हमको एरिया बताना है इस पॉइंट पी पे, तो यहां से इसको ड्रॉ करो इस तरह से। इसके बाद तरीका जानते हैं कि यहां पर हो गया, यहां से यूनिट रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करना है, और यहाँ पर जो हमको एरिया मिलेगा वही एरिया हमको कहलाएगा सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे मान लेते हैं जो सॉलिड एंगल बना वो d इंटू ओमेगा, इसका एरिया मान लेते हैं d इंटू ए।
ये 1 यूनिट का है। तो अगर ये जो हमको सॉलिड एंगल मिला वो इस सरफेस के कारण मिल गया, ये इतने एरिया के कारण मिल गया, तो हमको अगर पूरे सरफेस के कारण कैलकुलेट करना होगा तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इस पूरे एरिया एफ तक, तो हम लोग को टोटल मिल जाएगा। इसका मतलब है सबसे पहले इसके इस छोटे से एरिया के कारण कितना सॉलिड एंगल बन रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको किसी भी सरफेस का सॉलिड एंगल मिल जाएगा। नाउ उस छोटे से पोर्शन को जूम करके देखते हैं, इसका एरिया डीए और ये एरिया का डायरेक्शन है, ये एरिया का डायरेक्शन है ये। अब ये पॉइंट पी हो गया, इस पे बनने वाला सॉलिड एंगल इस इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया के कारण हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले इसको मिला देते हैं। अब तरीका वही है कि इस पॉइंट पी को सेंटर मानते हुए यूनिट रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, उस स्फीयर पे यहाँ जो एरिया मिलेगा वही हमारा कहलाएगा सॉलिड एंगल। मान लेते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है। अब ये एरिया बहुत छोटा होगा तो पॉइंट पी से ये डिस्टेंस लगभग आर ही होगा, बहुत छोटा है तो हम लोग इतना एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इनफाइनेटेसिमली स्मॉल एरिया लिए हैं। तो ये आर आ गया। अब यूनिट रेडियस लेकर एक स्फीयर ड्रॉ किए तो हम लोग को कुछ इस तरह का सरफेस मिला और यहाँ पर इसका एरिया जो होगा वो कहलाएगा सॉलिड एंगल इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल सरफेस के कारण। अब देखो ये जो एरिया है वो स्फीयर पे प्रोजेक्टेड एरिया है, और स्फीयर पे प्रोजेक्टेड एरिया है इसका मतलब यहाँ से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये इसके भी परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये एरिया का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन मान लेते हैं फाई है, इस एंगल को मान लेते हैं फाई है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो इसके लिए ये तरीका है कि यहां से आर जो ये डिस्टेंस दिया है, ये आर डिस्टेंस दिया है, यहाँ पॉइंट पी को सेंटर मानते हुए आर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और स्फीयर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो ये एरिया आएगा, ये एरिया, तो ये जो एरिया इस तरह से आएगा उस स्फीयर पे, उसका डायरेक्शन तो इधर होगा, तो ये इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो देखो इधर एरिया है तुम्हारा डीए, तो इसी का यही प्रोजेक्टेड एरिया तुमको कैलकुलेट करना है जो कि एंगल फाई पे है, तो ये आ जाएगा डी ए कॉस फाई। ये जो ब्लू कलर वाला तुमको दिख रहा है वो स्फीयर पे प्रोजेक्टेड एरिया है, स्फीयर का रेडियस है आर, तो उस स्फीयर पे जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो डी ए कॉस फाई होगा ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमको पता चल गया कि इसका जो एरिया है डी ए इंटू कॉस फाई है, इसका एरिया डी ओमेगा है, और ये बात हम लोग जानते हैं कि इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसके रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू इसका एरिया, ये भी स्फीयर का ही पार्ट है, तो कॉस फाई इंटू डी ए डिवाइडेड बाय इसके रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां से आ गया सॉलिड एंगल जो टोटल सरफेस के कारण बनेगा वो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए, ये पूरे एरिया पे। यही है सॉलिड एंगल कैलकुलेट करने का बेसिक मेथड, कॉस फाई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए। रिमेंबर फाई क्या है, जो हमको एलिमेंट लेना है उस एलिमेंट के एरिया का डायरेक्शन उसका, और जो स्फीयर होगा स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो उसका नॉर्मल का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल है फाई। आर क्या है, आर है
कि जो सरफेस हमको दिया हुआ है उस सरफेस को पॉइंट मानते हुए अगर हम वहां से पॉइंट P को जो मिलाते हैं उसका डिस्टेंस उसको कहते हैं r। एक स्पेशल केस कंसीडर करना है जहां पर एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है और उसके कारण किसी पॉइंट P पे बनने वाला सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हमें बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। यहाँ ये एंगल जो बना रहा है वो फाई है। तो सॉलिड एंगल के बारे में जानते हैं, सॉलिड एंगल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू dA। नाउ यहाँ पर इसका अगर ये साइज देखेंगे तो ये साइज के रिस्पेक्ट में r बहुत बड़ा है, तो अगर इसके लोएस्ट पॉइंट से इसको मिला दोगे तो ये भी डिस्टेंस लगभग तुम्हारा r ही आएगा। इसके अपर पॉइंट से इसको मिला दोगे तो ये भी डिस्टेंस लगभग r आएगा। तो इसका मतलब इसके किसी पॉइंट से हम इसको अगर मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस लगभग r है, मतलब r हमारा कांस्टेंट है, r वेरी नहीं कर रहा। इसी तरह से ये एंगल जो फाई है ये भी हमारा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर भी देखो इस तरह से वो फाई ही एंगल बन रहा होगा, यहाँ से भी उस तरह से फाई ही एंगल बन रहा होगा क्योंकि एरिया बहुत ही स्मॉल है। तो ये कॉस फाई भी कांस्टेंट हो गया। यहाँ से r कांस्टेंट हो जाएगा और फाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट हो गया तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया। तो ये सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ d आ गया। तो कॉस फाई बाई r स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, मतलब अगर स्मॉल एरिया के कारण r डिस्टेंस पे जो कि काफ़ी लार्ज हो हमको सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना होगा तो cos फाई बाई r स्क्वायर इंटू सिंपली उसका जितना एरिया होगा वो a आ जाएगा। अगर कोई स्फीयर पे पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ हो और उस स्फीयर का अगर रेडियस हम जानते हैं तो उसके कारण स्फीयर के सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा उसको कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो ये इंडिया इस तरह से है और इसके कारण ये स्फीयर पे है, तो सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से एक चीज ध्यान से देखो कि जो सेंटर है वहां से कोई भी लाइन निकलेगा तो यहाँ जो एरिया होगा ये सारा लाइन इससे नॉर्मली पास करेगा। तो इसका मतलब जो फाई होगा वो आएगा हम लोग को 0 डिग्री, पहली चीज। और दूसरी चीज ये हर जगह से डिस्टेंस भी सेम होगा, इसका मतलब r जो होगा वो कैपिटल R हो जाएगा जहाँ के ये इस स्फीयर का रेडियस है। तो इस केस में फाई इक्वल टू 0 हो गया और r इक्वल टू कैपिटल R हो गया। तो फाई इक्वल टू 0 पुट कर देना, r इक्वल टू कैपिटल R पुट कर देंगे तो ये a बाई आर स्क्वायर, मतलब इसमें इंडिया का अगर एरिया a है तो इसके कारण जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा अर्थ के सेंटर पे वो कितना होगा, इंडिया का एरिया a डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, अर्थ का रेडियस का स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। थर्ड और स्पेशल केस है, इसमें सॉलिड डिस्क दिया हुआ है, इसके कारण ये पॉइंट P पे बनने वाला सॉलिड एंगल हम लोग को कैलकुलेट करना है। इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस r है और ये एंगल जो बन रहा है ये अल्फा दिया हुआ है और इस डिस्क का रेडियस a है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितना सॉलिड एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये r डैश होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज इसको यहाँ से मिला दी है तो ये इधर जाएगा और इस एरिया का डायरेक्शन तो इधर होगा, तो इसके बीच जो एंगल है वो हो गया फाई। इसी तरह से यहाँ पर अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाएगा r डबल डैश और ये एंगल भी चेंज करेगा हमेशा फाई डैश। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई बाई r स्क्वायर इंटू डी में ये टर्म भी कांस्टेंट नहीं है, ये टर्म भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम लोग इसका सिंपल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ये पॉइंट P हम लोग को दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं यहाँ से ऊपर y डिस्टेंस जाते हैं,
y डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ पर dy लेंथ का एक रिंग कंसीडर करते हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा एरिया ए स्मॉल डी ए इक्वल टू 2 पाई वाई इंटू डी वाई। एरिया आ गया हम लोग को, ये डिस्टेंस r हम लोग को पहले से दिया हुआ है। तो पॉइंट P से, अच्छा ये इस एरिया का डायरेक्शन इधर होगा। अब देखो पॉइंट P से इसको मिलाएंगे तो ये है हमारा r, इस एरिया को इसे मिलाएंगे तो ये हो गया r, और इस एरिया और इस r के वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो होगा फाई। तो यहां से हम कह सकते हैं वो फाई हो गया, तो ये एंगल भी हो जाएगा फाई। तो सॉलिड एंगल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए को लिख सकते हैं 2 पाई वाई इंटू डी वाई। अब इस ट्रायंगल में देखो y डिवाइडेड बाई आर को हम लोग लिख सकते हैं, y डिवाइडेड बाई आर को लिख सकते हैं हम लोग साइन फाई। ये हो गया। साथ में tan फाई इक्वल टू y डिवाइडेड बाई आर, तो यहां से लिख सकते हैं dy इक्वल टू r सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। पुट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डिवाइडेड बाई एक आर रहने देते हैं, एक आर वाई बाई आर हो गया, तो उसकी जगह आ जाएगा साइन फाई इंटू 2 पाई इंटू डी वाई को लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। एक चीज और है, cos फाई इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर, तो आर डिवाइडेड बाई आर cos फाई, एक और cos फाई, 2 cos फाई और cos सेक स्क्वायर फाई, ये 1 हो गया, तो ये इक्वल टू आ गया 2 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई इंटू डी फाई। फाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर अल्फा तक, तो इसका इंटीग्रेशन 2 पाई इंटू माइनस कॉस फाई 0 से लेकर अल्फा तक इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो किसी डिस्क के कारण आर डिस्टेंस पे अगर वो अल्फा एंगल बना रहा हो पॉइंट पी पे, तो सॉलिड एंगल जो आएगा ये 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। इस फॉर्मूला को याद रखना है, ये बहुत ही हेल्प करता है।